नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कार्य। शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को परास्त करके सूर साम्राज्य स्थापित किया और जिसका समय काल 1540 से 1545 रहा। आज के वीडियो में हम उसके केंद्रीय विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि उसने प्रशासन किस तरह से किस प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित था। केंद्रीय शासन में सम्राट प्रमुख होता था। केंद्रीय विभागों में जो प्रमुख विभाग होते थे उसमें दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत, दीवान इंशा, दीवान कजा और दीवान बरीद क्या क्या कार्य करते थे और कौन सा विभाग किससे संबंधित था। आज हम इसकी प्रांतीय शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी ने प्रांत का शासन प्रबंध किस प्रकार किया, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। डॉक्टर के.आर. कानूनगो, जिन्होंने शेरशाह और उसका समय पुस्तक लिखी, उन्होंने लिखा है कि सरकार राज्य की सबसे बड़ी इकाई थी। परमात्मा शरण लिखते हैं कि प्रांत बड़ी इकाई थी और उसने अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा हुआ था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव, जिन्होंने मुगल कालीन भारत लिखा है, उन्होंने लिखा है एकता सबसे बड़ी इकाई थी। तो प्रांतीय शासन प्रबंध के अंतर्गत जो प्रमुख थी वो सरकार होती थी। राज्य बंगाल को छोड़कर 47 सरकारों में विभाजित था। बंगाल में 19 सरकारें थीं। अबुल फजल ने 66 सरकारों का उल्लेख किया है। अब जो सरकार होती थी प्रांतीय शासन के अंतर्गत, उसमें शासन प्रबंध 2 प्रमुख मंत्रियों द्वारा किया जाता था और ये मुख्य सिकदार और मुख्य मुंशिफ कहलाते थे। सरकार का शासन प्रबंध मुख्य सिकदार और मुख्य मुंशिफ के द्वारा किया जाता था। मुख्य सिकदार जो होता था उसका मुख्य कार्य शांति व्यवस्था कायम करना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना। मुख्य सिकदार सरकार का एक सैनिक अधिकारी होता था। इसके अधीन अनेक सैनिक होते थे। मुख्य सिकदार के प्रमुख कर्तव्य जो थे वो प्रांतों में शांति व्यवस्था कायम करना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना, सरकार के अंतर्गत परगनों के सभी सिकदारों पर नियंत्रण रखना और उनके कार्यों का निरीक्षण करना, विद्रोहियों का दमन करना आदि होता था। सरकार में मुख्य सिकदार के साथ साथ मुख्य मुंशिफ भी होता था। मुख्य मुंशिफ मुंसिफ ए मुंसिफान भी कहलाता था और ये असैनिक अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य लगान निश्चित वसूल करने वाले कर्मचारियों की देखभाल करना, परगनों के मुंसिफों के कार्यों का निरीक्षण करना, दीवानी मुकदमों का निर्णय करना, किसानों की शिकायतों को दूर करना। अब बच्चों हम देखेंगे सरकार परगनों में विभक्त थी। तो परगने का शासन प्रबंध किस प्रकार से होता था। सरकार परगनों में विभक्त थी। परगने के अधिकारी सिकदार और मुख्य मुंसिफ कहलाते थे। जैसा सरकार में सिकदार होता था उसी तरह ये एक सैनिक अधिकारी होता था। इसके अधीन सेना की एक छोटी सी टुकड़ी होती थी और इसका प्रमुख कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना, परगने के करों की वसूली करना और परगने के फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना। इसी प्रकार परगने में मुंसिफ होता था जो राजस्व अधिकारी था। उसका प्रमुख कार्य भूमि की नाप करवाना, लगान व्यवस्था की देखभाल करना, दीवानी और राजस्व संबंधी मुकदमों का निर्णय करना, अधीन कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना और परगने की आय को
समय पर कोषालय में जमा करवाना। परगने में शिकदार और मुंसिफ के अलावा खजांची भी होता था। खजांची प्रत्येक परगने में एक खजांची होता था जो परगने के करों का धन जमा कर आय व्यय का हिसाब करता था। कारकुन 2 लिपिक होते थे, एक फारसी में और एक हिंदी भाषा में हिसाब किताब करता था। अब बच्चों हम देखेंगे गांव का प्रशासन किस प्रकार था। ग्राम शासन प्रबंध। प्रत्येक परगने कई गांवों में विभक्त थे। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव में मुकदम, चौधरी, पटवारी होते थे। मुकदम कौन होता था? गांव का मुखिया होता था। मुकदम और पटवारी लगान वसूल करते थे। चौकीदार गांव की देखरेख करता था व सुरक्षा करता था। गांव में एक पंचायत होती थी जो ग्राम वासियों के झगड़ों का निर्णय और सफाई, शिक्षा, सिंचाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करती थी। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से विभाग उसके अधीन कार्य करते थे। केंद्रीय शासन के पश्चात हमने प्रांतीय शासन पढ़ा। प्रांतीय शासन सरकारों में विभक्त था। सरकार परगने में विभक्त थी और परगने जो है वो गांव में विभक्त थे। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी और उसके चौधरी, मुकदम और पटवारी प्रमुख कार्य करते थे। अब हम देखेंगे बच्चों शेरशाह सूरी की सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सैनिक व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे कि सैनिकों की संख्या और संगठन किस तरह का था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसके 4 अंग थे: घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना। स्थायी सेना की जो संख्या थी वो 1.5 लाख थी। उसके पास घुड़सवार 25,000 थे। स्थायी सेना में टोटल जो संख्या थी घुड़सवार, पैदल, हाथी, तोप को मिलाकर उनकी संख्या 2,500 थी। घुड़सवार 25,000 थे। 500 हाथी थे और एक तोपखाना होता था। इस सेना के अतिरिक्त जो प्रांतों में प्रांतपतियों की और उसके जो सरदारों की सेनाएं थी वो समय पर बुला ली जाती थी। और इसमें जो उसने जिस तरह हमने अलाउद्दीन खिलजी की सेना की व्यवस्था को पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 सेना सक्रिय रूप से कार्यरत थी, उसी तरह उसने एक स्थायी सेना के अंतर्गत तोपखाना, पैदल, घुड़सवार और हाथियों को रखने की कोशिश की। फिर हम देखेंगे सैनिकों की भर्ती। अब जो सेना थी और जो सैन्य विभाग था उसमें सेना की भर्ती किस तरह से की जाती थी। वो स्वयं सेना में रुचि रखता था, सैनिकों की भर्ती करता था और योग्यता अनुसार उनका वेतन निर्धारित करता था। प्रांतों के सूबेदारों और अन्य अधिकारियों को सैनिकों की भर्ती करने का अधिकार था। सेना की भर्ती दीवाने आरिज विभाग द्वारा की जाती थी जो सैन्य विभाग से ही संबंधित होता था। अब वेतन और पदोन्नति। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था परंतु उच्च सेना नायकों और सरदारों को वेतन के स्थान पर जागीरें भी आवंटित की जाती थी। सैनिकों की पदोन्नति उनकी योग्यता और राज्य के प्रति की गई उनकी सेवाओं के आधार पर की जाती थी। दाग और हुलिया प्रणाली। ये दाग और हुलिया प्रणाली क्या थी बच्चों? दाग
जो है घोड़ों को दागा जाता था। क्यों दागा जाता था? क्योंकि सैन्य व्यवस्था में बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि जब सैनिकों का चयन होता था तो उन्हें सरकार की ओर से घोड़े दिए जाते थे। वो घोड़े तंदुरुस्त होते थे और सेना के लिए उपयोगी होते थे। अब सैनिक अधिकारी उन घोड़ों को न बदल सके, इसलिए घोड़ों पर सरकारी मोहर लगाकर उन्हें दाग दिया जाता था, ताकि सैनिक उन्हें न तो बेच सकते थे और न जिस दौरान उनका निरीक्षण होता था, जैसे 6 महीने में, 1 साल में या 3 महीने में, तो उन्हें जो घोड़े उन्हें आवंटित किए जाते थे वो उन्हें निरीक्षण के दौरान लाने पड़ते थे। तो उन घोड़ों के बदले वो कोई दूसरे घोड़े बहुत कमज़ोर हालात में, मरियल हाल घोड़े नहीं ला सके, इसलिए घोड़ों को दाग दिया जाता था। और उस समय सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था? क्योंकि फोटोग्राफी का सिस्टम होता नहीं था। तो हर सैनिक का, जैसे कि उसकी लंबाई 5 फुट है, 7 फुट है, 6 फुट है, वो एक रजिस्टर में नोट कर लिया जाता था। उसकी विशेष पहचान क्या थी, कोई तिल है या कोई और भी कोई विशेष पहचान करके उसका हुलिया रजिस्टर में लिख लिया जाता था, ताकि बेईमानी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। फिर बच्चों हम देखते हैं सेना में कठोर अनुशासन था। अनुशासन प्रिय और सेना के अनुशासन की भी और विशेष ध्यान दिया जाता था। नियम बड़े कठोर और उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। डॉक्टर कानूनगो लिखते हैं कि शेरशाह के शिविर में अनुशासन इतना कड़ा था कि केवल एक ही अभियान में भाग लेने वाला एक अनाड़ी सैनिक कुशल योद्धा बन जाता था। तो इस तरह से बच्चों हमने आज देखा कि शेरशाह सूरी ने किस तरह से सैनिक व्यवस्था को संगठित किया। उसने सैनिकों की संख्या, हमने देखा कि उसके पास 1500 स्थायी सेना थी। इसके अलावा प्रांतों से और अमीर सरदारों से सेनाएं मंगवा ली जाती थी, और परगनों में और सरकारों में शिकदार जो होते थे वो सैनिक अधिकारी ही होते थे और उन्हें अपने अंडर में सेना रखने का अधिकार होता था। सैनिकों की संख्या हमने देख ही ली। संगठन, सेना में जो सेना किस तरह की होती थी, उसमें घुड़सवार होते थे, पैदल होते थे, हाथी होते थे और एक तोपखाना होता था। दीवाने आरिज विभाग होता था जो सेना से संबंधित होता था। स्वयं शेरशाह सूरी सेना में विशेष रुचि रखता था। सैनिकों की भर्ती करना और योग्यता के अनुसार उनका वेतन निर्धारित करना उसका दीवाने आरिज का काम होता था। वेतन और पदोन्नति, वेतन उनको जो है नगद दिया जाता था, लेकिन उच्च सेना नायकों को जागीरें भी आवंटित की जाती थी। सैनिकों के घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। अनुशासन सेना में कठोर होता था और ये कहा जाता है कि एक सैन्य अभियान पर यदि अकुशल सैनिक जाता था तो वो प्रशिक्षित सैनिक होकर वापस